रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार में इसी वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में जो प्रवेश है उसका असर क्या क्या पड़ने वाला है। सबसे पहला तो असर आज से एक महीना पहले, अगर 9 मार्च 2025 से पहले आप अगर मुझसे ये सवाल किया जाता कि उन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अलग क्या दिख रहा है, तो हमारा जवाब ये होता कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का प्रदर्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा समाचार होता। दूसरा बड़ा समाचार होता कि बिहार में जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार के 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से MY समीकरण बिहार में ध्वस्त हुआ, तो उसका फिर से एक बार ये जो MY समीकरण ध्वस्त होने का क्या लाभ ज्यादा किसको मिलेगा, प्रशांत किशोर उठा पाएंगे या फिर ओवैसी को मिलेगा। लेकिन जब विगत महीने इसी मार्च महीने में 9 मार्च को जब से कन्हैया कुमार का बिहार की राजनीति में एंट्री का समाचार आया, तो ऐसे समाचारों पर मतलब प्रशांत किशोर और ओवैसी के प्रदर्शन पर जो नजरें लोगों की लगी हुई थी, उस नजर पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया। क्यों, इसका मैं कारण बता रहा हूं। आप देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे और वहां पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी आ गए, तो राजद की तुलना में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिला। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम उम्मीदवार पर भी ओवैसी की पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार ज्यादा मजबूत दिखाई दिए, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा भी फैक्टर मैं बता रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां AIMIM का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। तो साबित क्या होता है, साबित ये होता है कि बिहार में मुसलमानों का कहीं ना कहीं एलर्जी राजद के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद से जितने भी बिहार में उपचुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, चाहे वो आप देखिए बिहार विधान परिषद के उपचुनाव देखिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, जहां पर कि जन स्वराज के उम्मीदवार वहां चुनाव जीतने में सफल रहे। CPI के उम्मीदवार जो केदारनाथ पांडे थे, पूर्व में बिहार विधान पार्षद थे, उनके पुत्र उम्मीदवार थे, वहां से उनकी हार हो गई, बुरी तरीके से हार हुई और प्रशांत किशोर का उम्मीदवार वहां चुनाव जीत गया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद चलिए रुपौली में बिहार विधानसभा का उपचुनाव, रुपौली बिहार विधानसभा उपचुनाव में जहां राजद के टिकट पर बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी, उस सीट से भी वहां के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने राजद को वोट नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने वहां पर निर्दलीय शंकर सिंह को वोट देना तय किया, निर्दलीय को दे दिया, लेकिन राजद को वोट नहीं दिया। अब आ जाइए उसके बाद के 4 बिहार विधानसभा उपचुनाव, बेलागंज गया जिला में, इमामगंज 2, तीसरा सीट था तरारी आरा में और चौथा सीट था रामगढ़ बक्सर में। इन चारों सीटों पर जो मुस्लिम मतदाताओं का जो वोटिंग पैटर्न देखा गया, वो स्पष्ट इशारा कर रहा था कि राजद को वोट देने की मानसिकता उनकी नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर की तरफ आशा भरी नजरों से वो देख रहे हैं। और इस प्रकार का संकेत कई बार प्रशांत किशोर ने भी दिया। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट आश्वासन दिया मुस्लिम समाज के लोगों को कि आपको आपकी जनसंख्या के अनुसार मतलब मिनिमम 18% सीटें तो मुस्लिम समाज को निश्चित रूप से देगी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। और इस वादा का लगभग लगातार फायदा जो है प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलता रहा। प्रशांत किशोर ने यह सवाल उठाया कि कब तक आप कहरिया बने हुए रहिएगा तेजस्वी यादव का। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव समाज के 50 उम्मीदवार को टिकट देते हैं, लेकिन मुसलमानों में 10 या 12 देते हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव 8 यादव उम्मीदवार लड़ाते हैं, लेकिन मुसलमान को 2 देते हैं। 8 में 3 जीत जाते हैं, लेकिन मुसलमान में 1 भी नहीं जीत पाता। तो ये सब कई सवाल प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से मुस्लिम समाज के अंदर जाकर उनके साथ बैठकर सवाल किया करते थे और उन सवालों का निष्कर्ष यही होता था कि वे ये समाज को ये समझाना चाहते थे कि आप तेजस्वी यादव की पालकी ढो रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है।
लालू प्रसाद स्पष्ट पूछते थे कि लालू प्रसाद यादव का बेटा तो मुख्यमंत्री बनेगा, आपका बेटा क्या बनेगा? आपका बेटा स्कूल जा रहा है? नहीं जा रहा है। आपका बेटे को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपका बेटा बिहार से बाहर पलायित हो रहा है? हो रहा है। ठीक, तो ये सवाल जब कर रहे थे प्रशांत किशोर, तो इसका असर, काफी ज्यादा असर राजद के खिलाफ लोगों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन कन्हैया कुमार का जब से आगमन हुआ बिहार की राजनीति में, उसके बाद से आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर की जो हवा थी, वो हवा कहीं ना कहीं मध्यम पड़ती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर का हवा मध्यम पड़ती हुई दिख रही है, तो प्रशांत किशोर की हवा तो अभी थी। लेकिन आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिसकी उदाहरण मैंने आपको जस्ट अभी दिया कि सीमांचल में AIMM ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन क्यों बेहतर रहा? इसलिए बेहतर रहा कि राजद के खिलाफ कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस जहां थी वहां मुसलमानों का समर्थन मिला, लेकिन राजद को नहीं मिला। इस बार प्रशांत किशोर वो विकल्प दिख रहे थे। तो आज का सवाल यह है कि क्या कन्हैया कुमार के आने के बाद भी यह स्थिति बनी रहेगी? तो मुकाबला किस में होगा? ओवैसी, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। तो सवाल यह उठ रहा है कि इन तीनों में भारी कौन पड़ेगा, सबसे ज्यादा भारी कौन पड़ेगा? अगर इसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करें, तो अगर ऐसा संकेत और अनुमान देखा जाए, देखिए कन्हैया कुमार के साथ, कन्हैया कुमार को जब मुसलमान का वोट मिलता है, यह बात होता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर बात होती है, अगर तो कन्हैया कुमार को मुसलमानों के बीच सिंपैथी मिलता है। क्यों मिलता है? तो वो आप जोड़ लिए JNU की घटना, और उसके बाद कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा के बाद जेल जाना, जेल से छूटकर आना, फिर CAA के बाद जिस प्रकार से शाहीन बाग टाइप की आंदोलन हुई देश भर के अंदर, उस आंदोलन के दौरान कन्हैया कुमार जब विभिन्न जगहों पे जाके सभाएं कर रहे थे, सभाओं में मुसलमान मतदाताओं की शामिल होने की संख्या, तो इन सब बातों का अगर व्यापक रूप से हम विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि कन्हैया कुमार की लोकप्रियता ओवैसी और प्रशांत किशोर की तुलना में कहीं कम नहीं है। लेकिन एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या होता है कन्हैया कुमार के साथ, कि जैसे ओवैसी के साथ समाज के अन्य वर्ग नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब केवल और केवल मुसलमानों की जहां संख्या होगी, उसी के बल पे ओवैसी की पार्टी को सीटें मिल सकती है, चुनाव जीत सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ अभी तक कोई ऐसा सामाजिक समूह, विशेष रूप से हिंदू समाज के अंदर से निकल कर नहीं आया है जिसको कहा जा सके कि प्रशांत किशोर की, जनसुराज की ये आधार वोट बैंक है, आधार वोट होगी। जैसे राजद की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि यादव और मुसलमान आधार वोट बैंक है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के बारे में माना जाता है कि बीजेपी के जो वैश्य वर्ग है, ब्राह्मण सवर्ण समाज है, वैश्य वर्ग है, अति पिछड़ी जातियां हैं, ये सभी बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार में भी लव कुश, कुर्मी, कुशवाहा प्लस अति पिछड़ा प्लस महादलित वोट बैंक है। तो ये चिराग पासवान की बात करें तो पासवान समाज के लोग उनके वोट बैंक है। जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका जो मुसर भुइयां समाज है वो उनका वोट बैंक है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो कुशवाहा समाज के अंदर उनकी स्वीकार्यता है। लेकिन प्रशांत किशोर की ऐसी कोई अभी तक कोई सामाजिक समूह प्रशांत किशोर के पक्ष में खुलकर अभी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए और तो ये, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ कम से कम कांग्रेस का आधार वोट बैंक के साथ ही दलितों का एक वर्ग, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, अभी राजेश राम को कांग्रेस पार्टी ने बनाया अपना प्रदेश अध्यक्ष, उसका कुछ असर पड़ेगा। साथ साथ देश के अंदर सहित बिहार में भी कुछ ऐसा वोट बैंक है जो कि सेकुलर वोट बैंक है, तो उसका फायदा कन्हैया कुमार को दिख रहा है। तो ये इसीलिए कन्हैया कुमार के पास जो वोट, आधार वोट है, वो कहीं ना कहीं ओवैसी और प्रशांत किशोर की तुलना में ज्यादा दिखता है। इसीलिए संभावना ये बनती है कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और ओवैसी पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेंगे, और यही कांग्रेस पार्टी के लिए एक उत्साह का सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी अभी राष्ट्रीय जनता दल को भी बिहार में एक तरह से चुनौती देते हुए दिख रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।